गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड एक पॉइंट होता है जिसे हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यही हमारा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हुआ करता था। क्लियर है? और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है। ठीक है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई। याद होगा इसमें ये क्या होता था बेटा, ये रियल एक्सिस होता था। ये क्या होता था बेटा आपका, ये इमेजिनरी एक्सिस होता था। ये क्या होता था आपका बेटा, इमेजिनरी एक्सिस होता था। क्लियर है? और ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर दिए तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता था, ये कहलाता था आपका मॉड जेड। और ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता था थीटा, इसी थीटा को हम लोग क्या कहते थे, आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसी को क्या कहते थे हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ जेड। जो हम आपको याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहां से देखो दो भाई इसका निकला, एक मॉडुलस और दूसरा आर्गुमेंट, जिसको कि हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। क्लियर है? और इस प्लेन का क्या नाम बताए थे, ये जो प्लेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गेंड प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गेंड प्लेन कहते हैं, या इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, या इसी को गॉसियन, इसी को हम लोग गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। क्लियर है? इसी को आर्गेंड प्लेन कहो या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहो या गॉसियन प्लेन कहो, सब बात बराबर है। सब एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। तो इस टॉपिक में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। और हम देखिए प्रॉब्लम को प्रैक्टिस पैरेलली करते जाए। देखिए 2 से 3 क्लास और लेंगे, एक यूलर फॉर्म बताएंगे जिसमें वेक्टोरियल और सब कवर हो जाएगा। दूसरा जो ये आज हम एम्पलीट्यूड का जो प्रॉपर्टी बताएंगे, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हम लोग उसी के थ्रू हम लोग करते हैं। तो उसका डिस्कशन आपको नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। और उसके बाद से फिर बचता है थोड़ा सा nth रूट ऑफ यूनिटी, डी मोएवर्स थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके बाद फिर बता रोटेशन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा समाप्त हो जाता है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में थ्योरी के नाम पर तो नहीं है। हाँ, क्वेश्चन इससे अच्छे अच्छे बनते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर बेसिक्स बुक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एक आध में प्रॉब्लम होता हो तो नहीं कहे, लेकिन 95% क्वेश्चन खुद से बन जाएंगे, मेरी गारंटी है लेक्चर देखने के बाद। उसके बाद से फिर रहता है कि आपको मॉड्यूल को तो आपको उसमें दिक्कत होगी, तो मॉड्यूल्स को भी हम लोग साथ में सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम हमारा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टॉपिक में लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे क्या है हमारा एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, पहले समझो। जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो मैं यहां पर उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जेड। जेड कुछ हमारा है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इससे एसोसिएटेड पॉइंट आपका एक्स कॉमा वाई है। क्लियर है? और इस पॉइंट को हम इस कार्टिजन प्लेन में रखें तो ये हमारा एक्स कॉमा वाई है, और इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये ओ जेड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, ये थीटा, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इस तरीके से हम नोट करते हैं। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, द एंगल, ये क्या हुआ भैया, इसको पहले लिखे डेफिनेशन। अगर इसका लोग लिखे तो डेफिनेशन के नाम पर हमारे पास में दिया गया है द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय ओ जेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन
with positive direction of with positive direction of our real axis, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजों को पढ़ेंगे और आराम से उसको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब इसको नोटेशन की बात आए तो इट इज डिनोटेड एज इस तरीके से करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, कैसे भी करिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब देखो जो आर्ग्यूमेंट होता है, ये जो एंगल होता है ना, एंगल मेड बाय ओजेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये इसका दो प्रकार का आर्ग्यूमेंट होता है। एक जो होता है ना, वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, ये आपका होता है -π से लेकर के π तक। मैंने पहले ही बताया था कि एक जो लाइन है वो लाइन मैक्सिमम कितना बना सकता है, 180 डिग्री का एंगल बना सकता है। ठीक, इसको भी हम लोग एक बार आगे भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा होता है हमारा जनरल। दूसरा क्या होता है हमारा? जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये होता है। तो ये दो प्रकार के आर्ग्यूमेंट को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो इसमें जो बात आती है कि जो आर्ग्यूमेंट का जो प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ इसको हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात सबसे पहली आती है कि सर हम आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे? अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे दिया तो उससे संबंधित हम उसका आर्ग्यूमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा यहां नजर दौड़ाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे हमारे पास में एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया z इजकल टू 1 प्लस आयोटा। जेड क्या है हमारे पास में? 1 प्लस आयोटा। हमको क्या निकालना है, इसी का हम निकालेंगे, या फिर अभी इसको भी जनरलाइज रिजल्ट ही उसको पहले निकाल। तो हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वो तो हमको पता चला कि वो थीटा आर्ग्यूमेंट है, बट वो थीटा को कैसे निकालेंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे उस थीटा को, वही मैं बता रहा हूं यहां पर कि हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे उसका आर्ग्यूमेंट को निकालते हैं? देखिए हमारे पास में एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, x प्लस आयोटा y। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इससे एसोसिएटेड पॉइंट हमारा क्या भैया, एक्स वाई है। जल्दी से आप गॉसियन प्लेन को बना लो। गॉसियन प्लेन में ये मान लो कुछ आपका एक्स वाई पॉइंट है, इसको कुछ पॉइंट पी कह लो। ठीक है, जो पॉइंट पी इस कोऑर्डिनेट नंबर को डिनोट कर रहा है। इसको चलो जल्दी से फटाफट से इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। चलो ये हम ज्वाइन कर दिए। अब यहां से ये परपेंडिकुलर डाल दिए, बिल्कुल डाल दिए परपेंडिकुलर। अब मुझे बताना ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है, तो x। ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है, तो भैया y। और हमको क्या चाहिए, ये थीटा चाहिए। तो इस थीटा, अच्छा ये 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है ये ना बताता है। ये क्या बता रहा है, नहीं x नहीं बता रहा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस। y रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्लास 10th में तो आप लोग पढ़ कर क्या आए हैं, परपेंडी यहां पर दिया क्या गया है, एंगल है, एंगल निकालना है। ये दिया क्या गया, राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर दिया हुआ और बेस दिया हुआ। तो परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, tan लेकर के इस एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां से जो tan थीटा जो आएगा, tan थीटा क्या आ जाएगा आपका, ये y बाय एक्स। अब ये जो y बाय एक्स आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये थीटा क्या होगा।
तो ऐसे अगर सीधा टेन थीटा क्या निकल गया आपका वाई बाय एक्स। लेकिन अगर इसी को अगर चूंकि आप लोग इनवर्स नहीं पढ़े, इनवर्स आपको क्लास 12 के सिलेबस में, तो मैं सीधे लिखता है थीटा इक्वल टू जो होगा आपका टेन इनवर्स वाई बाय एक्स होगा। थीटा क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। चूंकि अभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं पढ़े हैं, तो फिलहाल आप इसको बस याद रखिएगा, थीटा हो गया हमारा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। मतलब क्या हुआ कि एंगल निकालने का हमारे पास में क्या हुआ, फॉर्मूला आया। फॉर्मूला क्या आया, ये जो टेन थीटा जो हमारा आया वो कुछ नहीं है, वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन क्या निकल गया आपका, रियल पार्ट ऑफ जेड। इस प्रकार से हम लोग करके हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट को निकालते हैं, एम्पलीट्यूड को निकालते हैं। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, ये जो एम्पलीट्यूड निकालते हैं, वो हम निकालते हैं कौन सा, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को हम क्या करते हैं, बाद में जनरल वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम उसको समझते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है आर्गुमेंट की, वो क्या होती है ना, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है आर्गुमेंट की, जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है, ये माइनस पाई से बड़ा होता है, पाई से छोटा या फिर उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू जो आर्गुमेंट की है वह लाई करती है कहां से, माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में क्या करती है, प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है। तो हम निकालते प्रिंसिपल वैल्यू, बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उसको T1 पाई को जोड़ करके। तो T1 पाई को क्यों जोड़ते हैं, तो उसका जस्ट अभी हम फील लेते हैं एक क्वेश्चन को करने के बाद। इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। देखिए यहां पर तो मैं जनरली जो मैं आर्ग्यूमेंट आपको निकाला हूं, ये आर्ग्यूमेंट निकला है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेने के बाद में। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड आपका पॉइंट होता है, वह पॉइंट आपका इस प्लेन के किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ठीक है ना, किसी भी। क्योंकि यहां अगर लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, तब तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, हमेशा हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू तो मिलेगा हमेशा हमें 0-90 के बीच का मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो एंगल 0-90 के बीच ही रहेगी, या मैक्सिमम 90 तक जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका। लेकिन मैं आर्ग्यूमेंट ना केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहीं पर भी लाई करेगा, मैं हर जगह क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, उसके बाद में एग्जांपल्स लेकर के उसके बाद में फिर फॉर्मुलाइज करता हूं। जनरली मैं जब स्टूडेंट था ना, तो जो एंगल देता था तो बड़ा मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट लगता था, कंफर्टेबल मैं अपने आप को महसूस नहीं करता था। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो मैंने प्रॉब्लम्स को झेली अपने टाइम में, जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो वो सब प्रॉब्लम आपको झेलना पड़े, मैं ये नहीं चाहता हूं। अब आइए हम लोग देखते हैं यहां पर कैसे क्या इसका हम लोग करते हैं, इसका ध्यान दें। देखो हमारे पास में एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इजकल टू 1 प्लस आयोटा। क्लियर है, अच्छा इससे एसोसिएटेड पॉइंट क्या आएगा आपका, तो 1,1। क्यों भैया, क्योंकि इसका रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी इसका क्या है, 1 है, दोनों ही 1 है, रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी इसका 1 है। तो ये तो बहुत उम्दा चीज है भाई, कि ये तो आपका लाई करेगा कहां पर, ये लाई करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ यहां रहेगा 1,1। ये इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए पी को, चलो यहां से पीएल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ये बताओ, ये हो जाएगा आपका 1 और ये भी क्या निकल जाएगा आपका 1। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो tan थीटा क्या निकल जाएगा, यही एंगल थीटा था ना भाई, यही थीटा था, इसी थीटा को निकालना है। तो tan थीटा क्या निकल जाएगा, तो y 1/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब tan थीटा क्या निकल गया भाई, tan थीटा हमारा निकल गया 1। फिर हम लोग देखेंगे tan में किसका वैल्यू होता है, π/4, सॉरी 1 होता है, तो tan π/4 का वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। देयरफॉर यहां से थीटा क्या निकल गया आपका π/4। अब देखो ये जो वैल्यू π/4 आई है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। कैसी वैल्यू भैया, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों है ये, क्योंकि ये हमारे आर्गुमेंट -π से लेकर के π के बीच में।
तो ये थी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अगर हमको जनरल वैल्यू चाहिए होगा तो क्या करेंगे, हम पाई में 2n पाई को जोड़ देंगे जहां n बिलोंग्स करेगा इंटीजर। अब कहेगा भैया 2n पाई को क्यों जोड़ेंगे भाई, तो हम आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोई भी हो उसका एक कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या होता है, वैल्यू जुड़ जाता, फिर से रिपीट करती है। तो मान ले यहां 2 पाई पहुंचा, फिर चला पाई बाय 4, 2 पाई चल के फिर पाई बाय 4 चला, तो कितना निकल जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4, फिर वही आएगा 0.1,1 ही आएगा, पॉइंट वही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आर्गुमेंट क्या हो गया 2 पाई प्लस पाई बाय 4, फिर एक राउंड हम कंप्लीट करके फिर हम चलेंगे तो वापस क्या हो वहीं पहुंच जाएंगे, सब कुछ हमको वही मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहां पर लिखे इसका जनरल वैल्यू क्या बताएं, 2n पाई प्लस पाई बाय 4 को हम लोग यहां बताए हैं। एन इंटीजर है, जैसे इंटीजर क्या, जैसे पहले एक राउंड तो 2 पाई, दूसरा राउंड चलेंगे 4 पाई, तीसरा राउंड चलेंगे 6 पाई, चौथा राउंड चलेंगे तो 8 पाई, फिर 10 पाई। क्या देख रहे हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 रखो, हाँ जितना राउंड चलेंगे, हाँ बताए एक राउंड चलेंगे तो 2 पाई बनेगा, 2 राउंड चलेंगे 4 पाई बनेगा, 3 राउंड चलेंगे, लेकिन क्या होगा कि जहां से चले फिर वहीं पहुंचा, वापस फिर पाई बाय 4 चले तो 2n पाई प्लस पाई बाय 4 तो क्या होता है आपका पाई बाय 4 ही होता है। आपने ट्रिगोनोमेट्री में इस चीज को पढ़ रखा, क्लियर है। तो ये तो पता चला कि हम कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। ये तो कैसे, तो कहेगा सर ये तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तब तो बहुत सिंपल था कि आपने ये कर लिया, लेकिन हाँ ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तब तो हो गया, लेकिन अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता तो कैसे होता। तो चलो हम एक ऐसे भी लेते हैं नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं हो, उसके बाद से फिर हम लोग इस चीजों का डिस्कशन करते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे उठाते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z हमारे पास में दे रखा है, चलो कुछ ये -1 प्लस √3 आयोटा, क्लियर है। z क्या दिया हमारा -1 प्लस √3 आयोटा। अब इसके बारे में बताइए, तो अगर इसके बारे में हम देखें तो ये देखो बेटा, हमारा सबसे पहले तो ये आर्गन प्लेन बना दो, बना दिया हमने। अब देखो एक यूनिट इधर -1 यूनिट इधर, √3 उधर, तो कुछ ये क्वाड्रेंट में जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 1, और ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका √3, और ये पॉइंट P जो है ये क्या बेटा आपका 1, √3 -1, √3। और भैया यहां तो आर्गुमेंट तो हमारा होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो सर ये कैसे अब निकालेंगे, यही ना हमारा थीटा है, ये कैसे निकालेंगे। तो कहता है कि तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक काम करिए ना, पहले ये एंगल निकाल लीजिए, लेट से अल्फा है ये, इस एंगल को आप निकाल लीजिए अल्फा, ये निकालना तो आसान है। अच्छा यहां से tan अल्फा अगर करेंगे तो हम साइन विंग्स हमको मतलब नहीं, हमको मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग बात करेंगे। तो tan अल्फा क्या होता है, तो tan अल्फा हमारा हो जाएगा √3 परपेंडिकुलर और बेस क्या 1, तो tan अल्फा क्या मिला मुझे, tan अल्फा मिला √3, तो अल्फा क्या मिल जाएगा, अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा हमें मिलेगा, बताइए क्या बोले, हाँ तो ये जाएगा π/3, अल्फा इक्वल टू π/3 हो गया। अच्छा अगर ये कंप्लीट चले होते, तो कंप्लीट अगर चले होते तो एंगल कितना बनता मुझे, पाई मिलता, कितना बनता मुझे, मेरा एंगल पाई बनता। अब पाई में से कितना पहले ये कितना पहले तक के एंगल की बात किया गया, तो अल्फा डिग्री पहले तक की आपके एंगल बात की गई है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, पाई में से अगर हम अल्फा घटा दो तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा, मतलब ये एंगल मुझे क्या था आपका पाई माइनस अल्फा, क्या निकल गया पाई माइनस अल्फा, ठीक है, समझ रहे समझे। यहां से क्या निकल जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या निकल जाएगा पाई माइनस π/3, अल्फा तो यही था, तो मतलब 3 पाई माइनस पाई क्या निकल गया आपका 2 π/3। तो ये क्या थी, ये जो 2 π/3 वैल्यू है ये क्या थी आपका, ये आपकी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी। हम जो कुछ भी वैल्यू लाते हैं हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाते हैं, बाद में हम उसको क्या करते हैं जनरल वैल्यू में, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अगेन इसको अगर मुझे जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट में अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो इसमें क्या करेंगे 2n पाई को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 2n पाई को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, विशेष कुछ नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज तुमने नोटिस क्या किया,
कि तुमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट को निकाला, तुमने सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट को निकाला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आर्गुमेंट आपका क्या था, पॉजिटिव था, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आर्गुमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है? सोचो कि अगर यही चीज अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये लाई करती है, जैसे जेड हम ले लिए, कुछ ऐसा जेड हम ले लिए -1 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है? तो देखो एम्पलीट्यूड में जो मेजरमेंट होता है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ दो तरीके से, एक इस तरीके से मेजरमेंट हो सकता है और एक इस तरीके से मेजरमेंट हो सकता है। मैं बताता हूं कि प्रिंसिपल वैल्यू -π से π तक जो मैंने बताया था कि देखो इधर से अगर मेजर किया तो 0 से π चले। क्यों भैया? क्योंकि आपको पता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से अगर हम ऐसे मेजर करते हैं, क्या हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्या हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले भी पढ़ाया हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है पॉजिटिव एंगल। क्या देता है हमें? ये पॉजिटिव एंगल को ये देता है। लेकिन अगर इसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रह करके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रह करके अगर मैं एंगल का मेजरमेंट करता हूं तो हमें एक कैसा एंगल देता है, ये हमें निगेटिव एंगल को देता है। कैसा देता है? हमें निगेटिव एंगल को देता है। अरे देता है कि नहीं देता है? मतलब इधर क्या बनेगा पॉजिटिव, इधर क्या बनेगा निगेटिव। देता 0 से π, इधर 0 से -π, तो फाइनली क्या गए +π से लेकर के -π तक के एंगल को हम लोग ना देखा। क्लियर है? ये अब हमारा जो कंसर्न यह है कि इस टॉपिक का सोल्व होना, ठीक है? इस टॉपिक का सोल्व होना, तो पहले इस टॉपिक को, अरे क्वेश्चन का सोल्व होना, सॉरी चलो एक आर्गन प्लेन जल्दी से बना लो। ये देखो आर्गन प्लेन है, ये देखो आपका एक्स एक्सिस, अरे यार रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन है ये, तो कुछ ये पॉइंट होगा -1, -3 ये, ठीक है? देखो एंगल एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एंगल एक्चुअल में हमारा ये होना चाहिए था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ ये एंगल आपका थीटा। लेकिन अब बताओ ये निकालोगे कैसे तुम? तो मेरे मन में ख्याल आया कि चलो ये एंगल को, ये 90 है, ये एंगल निकाल लिया जाए पहले अल्फा, पहले इसको तो निकाल लो। हम ये जो एंगल थीटा जो लिखे आप -थीटा की बात कर रहे हैं, मैं मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूं। पहले मैग्नीट्यूड तो निकालो, उसके बाद हम लोग प्लस माइनस की बात करेंगे। प्लस और माइनस क्या बता, रोटेशन को बस वो बता रहा है। प्लस माइनस मैग्नीट्यूड वाइज में कोई फर्क नहीं लाता, वो रोटेशन के केवल बता रहा है कि रोटेशन अगर ऐसा है, अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ होगा, अगर निगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ होगा। बस इस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हो ना? अब आते हैं यहां से, हमारा यहां पर देखो दे रखा है ना, क्या दे रखा है कि मुझे चाहिए यहां तो tan अल्फा, तो यहां देखो tan अल्फा क्या निकलेगा, tan अल्फा अगर मैं बात करूं तो यहां निकल जाएगा आपका ये लेंथ देखो -1 है, ये लेंथ देखो माइनस का √3 है, तो क्या निकल जाएगा 1/√3। हाँ सॉरी √3/1, गड़बड़ हो गया, परपेंडिकुलर √3/1। क्लियर है? क्या बोले? सॉरी हाँ ये भी गड़बड़ हो गया, -√3। क्लियर है? चलो तो यहां से देखो tan अल्फा बराबर क्या निकल जाएगा आपका tan π/6, तो अल्फा क्या निकल गया आपका π/6। अरे निकला क्या नहीं निकला? अल्फा क्या निकल गया आपका π/6 निकला। अच्छा ये कंप्लीट तो हम जानते क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करिए कंप्लीट कितना एंगल बनाएगा, ये पाई एंगल बनाएगी। तो हमें इतना एंगल का मेजरमेंट चाहिए, तो इस कंप्लीट में से इतना का मेजरमेंट को घटा देंगे तो मेजरमेंट हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए थैंक यू π/, ए यार इतना गड़बड़ी कैसे हो गया, ये π/3
है ना, ये भी पाई बाय 3। देखो क्या हो जाएगा भाई, ये जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाय 3। ये तो आपका मैग्नीट्यूड वाइज एंगल आपका हुआ, लेकिन ये जो रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसलिए आगे क्या निकल जाएगा आपका, एक माइनस लग जाएगा थीटा के लिए। तो फाइनली जो वैल्यू आएगा -2 पाई बाय 3, वैल्यू क्या निकल गया, -2 पाई बाय 3। कोई दिक्कत इसमें? अरे दिक्कत नहीं है ना। याद करो जो तुमने फर्स्ट में जो मैं बताया था, रिप्रेजेंटेशन जो बताया था, ये एंगल तो इतना बनेगा, ये एंगल तो इतना बनेगा। जब तुम कह रहा था कि सर थोड़ा नहीं क्लियर हुआ, जो हम बोले कि आगे जब बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तुमने क्या नोटिस किया कि फर्स्ट सेकंड में तो एंगल पॉजिटिव था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आया क्या है, वो निगेटिव आया। एम्पलीट्यूड निकालना सीख रहा। प्लस दूसरी बात यह क्या देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड निकालने के, अच्छा इसी का अगर निकालना पड़े, ये देखो अगर इसी का जनरल वैल्यू निकालना रहता था, इसी का अगर मुझे पूछ देता कि बताइए जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, तो कुछ नहीं करते, बस प्रिंसिपल वैल्यू में क्या करते हैं, 2n पाई को बस ऐड कर देते, लिख देते हैं जहां n बिलोंग्स टू नॉट नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इट कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ये? अरे क्लियर है ना भाई। इसके बाद ये तो थर्ड हुआ। देखो सबसे पहले तुम क्या देख रहे हो कि तुम देख पा रहे हो कि तुम्हें अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है तो किस फॉर्म का, अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म का है तब हम आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर वो नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, कभी कभी जैसे देखो मैं ये बेसिक्स बातें कर रहा हूं, कभी कभी तुमको ऐसा देगा कि नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में नहीं रहेगा, फिर भी तुमको पूछ देगा कि बताइए उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यह प्रायोरिटी है कि आप उसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। याद करिए मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि कैसे मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करता, अगर रेसिप्रोकल दिया गया, डिवीजन दिया हुआ, तो जब तक a प्लस आयोटा b में नहीं आएगा तब तक हम यहां से आर्ग्यूमेंट के सिस्टम को अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने बता दिया कि अगर फर्स्ट में क्वाड्रेंट में रहा अगर पॉइंट तो कैसे करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट रहा तो क्या प्रोसेस करेंगे, थर्ड में रहा तो क्या प्रोसेस करेंगे। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, अगर फोर्थ में रहा तो क्या करेंगे। तो फोर्थ के लिए हम लोग देखिए अब यहां बात कर लेते हैं, थोड़ा बात करें। अगर मैं फोर्थ के लिए अगर मैं बात करूं, क्या बात मैं करूंगा फोर्थ के लिए, इसको थोड़ा समझना है। फोर्थ के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या बात करूंगा मैं, देखो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है वो हमारा वन माइनस आयोटा। क्लियर है? इससे एसोसिएटेड जो पॉइंट हमारा बनेगा 1, -1, हमारा ये क्या बन गया, पॉइंट बना। और ये क्या हुआ, दो आपका गॉसियन प्लेन आपका हो गया। ये आपका रहेगा आपका 1, -1, इसको आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, पी नाम दे दें, ये परपेंडिकुलर डाल दें। अब यही हो गया एंगल, देखो ये थीटा, बट ये थीटा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों भैया? क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चल करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल करके हम एंगल को मेजर कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा यहां पर देखो ये डिस्टेंस क्या रहने वाला है 1, ये भी डिस्टेंस क्या रहने वाला है 1, तो डायरेक्टली लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और थीटा इज इक्वल टू आपका क्या निकल गया, π/4, बट इट इज लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, थीटा हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस का π/4। क्या निकल जाएगा आपका, माइनस का π/4। ये हो गया, ये हो गया हमारा। क्लियर है? अब तो ये तो हमारा हुआ कि चारों क्वाड्रेंट में चल गए। तब सोचो, अब सोचे क्या होगा सर, what will happens if this point lies on real or imaginary axis, then how will I calculate amplitude? If this point lies on origin, मतलब अगर पूछे कि और सॉरी दिस पॉइंट, क्या मैं ओरिजिन का अगर मैं पूछ के एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, उसको मैं कैसे बताऊंगा, तो उसकी अब हम लोग बात करने वाले हैं। देन आफ्टर हम लोग को कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर प्रॉपर्टी हो गया, एम्पलीट्यूड खत्म।
लेकिन इसका जो मेन, ये सब क्या देख रहा है, ये सब छोटा छोटा चीज है, बेस है आपका, ठीक है। लेकिन इसका मेन रूप आएगा आगे का कुछ लेक्चर्स के बाद, 2-3 लेक्चर्स में मेरे कॉम्प्लेक्स खत्म होंगे, उसके बाद ये सब चीज जो होगा वो निखर करके हमारे सामने आएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब देखो, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन, अच्छा इसी बात करते हैं। देखो बता रहा हूं मैं कैसी बात करता हूं, मैं हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता हूं, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखो ये आपका एक गॉसियन प्लेन है, ठीक है। अब अगर कोई पॉइंट यहां लाई कर रहा है, क्लियर है, कहां लाई कर रहा है, यहां, और मान लेते हैं z बराबर आपका दे दिया 3, प्योरली रियल है, अरे है ना, प्योरली रियल है, तो एक पॉइंट क्या हो गया आपका 3,0। अब इस केस में मैं पूछूं कि बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, तो क्या बताओगे? बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0 होगा। क्यों? क्यों? इमेजिनरी पार्ट 0 है, और z निकालने का हमारे पास में, थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 और रियल पार्ट ऑफ z 3, 0/3 क्या निकलता है आपका? 0 निकलता है, और माइनस पाई से पाई के बीच में 0 आता है, तो क्या है आपका? प्रिंसिपल वैल्यू भी आपका है, ठीक है ना। ये जनरल वैल्यू तो नहीं है, क्या है आपका? प्रिंसिपल वैल्यू। जनरल वैल्यू क्या निकल जाएगा? 2n पाई, तो 0 बन गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये z बराबर ऐसा कुछ है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, z बराबर दे दिए -5, z बराबर हम दे दिए क्या? -5। अब बताइए इस -5 का z बराबर है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जरा यह मुझे बताओ, इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो मैं बताऊंगा मेरे लाल पीले हरे नीले, -5 तो निगेटिव रियल एक्सिस को अप्लाई करेगा, दैट इज ये -5,0, ठीक है। तो एंगल तो सर ऐसे बना, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे तो एंगल क्या हो गया? एंगल तो ये बना कंप्लीट, तो 0 नहीं होगा ना भी ये 0 नहीं होगा। अरे घुमाना, तो कहिएगा सर कि एंगल कितना बना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? तो कोई बच्चा कहेगा सर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके, सर यहाँ पाई है सर, और ये सर -पाई है, तो सर यहां जाना, तो कोई कहेगा सर आप इसे, हम ऐसे क्यों नहीं जाएंगे, एंटीक्लॉकवाइज चल के जाएंगे, तो -पाई पर पहुंचे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? -पाई हो जाएगा। लेकिन मेरे लाल -पाई आपका गलत आंसर है, -पाई आपका क्या है? गलत आंसर है। -पाई गलत आंसर इसलिए है कि मैंने आपको, याद करिए, मैंने आपको किसी जमाने में बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो -पाई से बड़ा होता है, और पाई से छोटा या फिर उसके बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ -पाई इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द केस ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट टेक द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -पाई। हमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? बिल्कुल पाई होगा। क्या होगा? पाई होगा, ठीक है, समझ में आ गया? -पाई और पाई का लोचा समझ में आ गया। इससे क्या पता कि एनी पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, इस आर्ग्यूमेंट विल बी 0, and if any complex number lies on the negative part of real axis, its argument will be what? पाई। वेरी गुड, पाई। अब क्या होगा सर? z बराबर कुछ ऐसा ले लिए, चलो 5 आयोटा, क्लियर है, 5 आयोटा ले लिए। नाउ 5 आयोटा कहां लाई करेगा भैया? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस के साथ में, मतलब यहां कुछ हमारा क्या होने वाला है? 5 आयोटा होने वाला है, यहां हमारा क्या होने वाला है? 5 आयोटा, क्लियर है, ये 5 आयोटा आएगा। अब बताना कितना एंगल बनाइए? 5/2। अरे कितना एंगल बनाइए? 5/2 एंगल बनाना जी। अरे ठीक है ना, तो यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या निकल जाएगा?
π/2 अगर यही रहता, इधर भी रहता, चलो ये होमवर्क दे देते हैं, सोच करके बड़ा समझ के जवाब देना कि अगर यहां -7 आयोटा है, ठीक है, तब बताना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा इफ जेड इज इक्वल्स टू इतना जेड इज इक्वल टू -7 आयोटा है तो। क्लियर है? अरे क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नहीं देखें, अब ये देखो YouTube का क्लास हुआ, ऐसे क्लास होता है YouTube पर नहीं क्या? हाँ देखो आगे देखें। अब हम लोग बात करेंगे अच्छी अच्छी बातें, कुछ ऑब्जर्वेशन की बातें है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि क्या है ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन हमने जो देखा, पहला ऑब्जर्वेशन जो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग, वो यह है, क्या है हमारा, जल्दी से बताइएगा कि इन फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट argument of complex number will have पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव। वो अगर दूसरी बात करें सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है आपका निगेटिव एम्पलीट्यूड। कैसा मिलता है आपका भैया, निगेटिव एम्पलीट्यूड मिलता है। तीसरा बात करें एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, सॉरी, या फिर आप ऐसे कहें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 0 है, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस। भैया एक्स एक्सिस क्यों बोलते हो, वी आर सिटिंग इन द प्लेन ऑफ गॉसियन, ठीक है। और चौथा, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू पाई हो तो क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस। क्लियर है? उसी प्रकार पांचवा, अगर ये π/2 है तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक भेद छोड़ रहा हूं बताना, ऑन इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर है? फिर छठा पॉइंट अगर बात करें तो हमारा जो बताया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है, ये क्या होता है, -π से छोटा बड़ा और π से छोटा या फिर उसके बराबर। सातवां जो जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू ऑफ किसका, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल में क्या करो, 2n π को जोड़ दो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और लास्ट जो आठवां पॉइंट है, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड, इसको लिखो,
आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड for the complex number, for the complex number, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं है, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, इसके लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये सारी बातें थी हमारी एम्पलीट्यूड को लेकर के। मैं अब समझता हूं कि आप सारे बच्चे का एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और उससे पहले हम लोग कुछ अगर बेसिक्स क्वेश्चन देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो नेक्स्ट हमारा आता है इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी आर्ग्यूमेंट। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर आपसे पूछा जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो ये होता है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का प्रूफ जब हम आपको यूलर फॉर्म आपको पढ़ा देंगे तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ आपका हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इजकल टू होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई वेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तीसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू दी पावर n दे दिया तो n बाहर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आप लोग की क्लासेस चल रही है, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग को फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है, तो मूड पर है, कभी हम आपको बहुत चीज करवा दिए, कभी थोड़ा आपको कम करवाएं। अल्टीमेटली ये है कि आपको जो बता रहे हो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब जैसे देखो आज हम बहुत चीज बता दिए हैं, आप अभी अगर जो प्रॉपर्टी में अगर हम घुस जाते हैं प्रॉब्लम लेकर के, प्रूफ लेकर के, तो थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है समझने में कुछ परेशानी आ जाए। समझ रहे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आफ्टर ऑल आपका फायदा हो, ठीक है ना। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार हम यहाँ काम करें। चौथा होता जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ दे दिया आपको कैसा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn डिवाइडेड बाय Y1 इंटू Y2 इंटू Y3 डॉट 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 Yn दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ यही Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू कहाँ हुआ Zn माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Y1 इंटू Y2 इंटू Y3 डॉट डॉट कहाँ तक Yn प्लस क्या 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की लग जाएगी तो क्या निकल जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको लिख देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 प्लस डॉट 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 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn माइनस फिर क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ Y1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Y2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Y3 प्लस डॉट 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 क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Yn। क्लियर है ना, प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारी 5 प्रॉपर्टी है। एक दो और है जिसको कि हम लोग अभी देखेंगे कि z का अगर ये है तो उसके कंजुगेट का क्या होगा। जैसे अगर z थीटा एंगल अगर आपका बनाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका कंजुगेट क्या बनाएगा, माइनस थीटा बनाएगा, क्योंकि वो मिरर इमेज होता है किसका, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में होता है, तो माइनस थीटा एंगल को फॉर्म करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। हाँ बोलो। चौथा कुछ नहीं है सर, ये जो है ना, ये देखो m बाय n था, आर्ग्यूमेंट ऑफ m माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ m, m में प्रोडक्ट का फॉर्म था तो प्रोडक्ट वाले प्रॉपर्टी को लगा दिए। क्या बोले, कोई ना ऐसी है,
कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर y कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिए है ऐसा y कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ताकि इसलिए लेते तो मतलब सेम सेम होता है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहां पर y के टर्म्स में लिया। क्लियर, आपकी समझ अच्छी के लिए। सर लास्ट में क्या लिखा है? हाँ 2n5 प्लस n बिलोंग्स टू इंटीजर, कहां पर ये 2n5 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही चीजों को रखते हैं, ठीक है। अभी भी हमारे पास में इनफ 15 मिनट्स के अप्रॉक्स है, लेकिन रखते नहीं, अभी बैठ करके आप लोग यहाँ नोट्स कर लीजिए, उसका फायदा उठा लीजिए, ठीक है ना, ताकि ये अच्छे तरीके से ये समझ जाए। और अगले क्लास में फिर आइए, अगले क्लास में हम लोग फिर एकदम इसी एनर्जी, इसी जोश खरोश के साथ हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक, एकदम nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यू रूट ऑफ यूनिटी, एकदम इतना आसान, इतना सिंपल तरीके से आपको बता देंगे, दिमाग में आपका एकदम बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद प्रॉब्लम, एक एक क्वेश्चन तो रान अकेडमी का जो मटेरियल है, इसका एक एक क्वेश्चन मैं यहां पर करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन, घबराइएगा नहीं, ठीक है। इट विल टेक्स टाइम बट वी विल डू। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।